रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है ऑफिशियली। क्लास को हम स्टार्ट कर दें। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने फैब आइकन लगाना, वेरिएबल्स बनाना और जो है एनिमेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ें नहीं पढ़ी ना आप लोगों ने। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक है, इन सबको हम एक ही साथ पढ़ लेते हैं, सारे कवर भी हो जाएंगे और आज की क्लास हमने वो भी निकल जाएगी, क्योंकि इससे पहले तो ऑलरेडी आपको असाइनमेंट दिया हुआ है ना, उसमें कोई मसला तो नहीं है, असाइनमेंट हो जाएगा आप लोगों का। टाइम चाहिए, टाइम मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। तो आके आप लोग उसको बनाएं। जिनके घर में पीसी नहीं है, प्रैक्टिस करने आते हैं, तो यहाँ पे आके टाइम दे ज़रा। और बताएं, कोई मसला है क्या? है कोई मसला? क्या आपकी तो बन गई ना? बटन सेटिंग मुझे दिखा देना, आप कोड में देख लूँगा। ओवरऑल तो बन गई ना आपकी? चेक किया तो क्लास में खोली थी। अरे आपकी रह गई। अच्छा भाई, आवाज़ें तो बंद करें आप लोग लड़कियों, आवाज़ बंद करें। ऑलरेडी यहाँ पे आवाज़ें जो है बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आवाज़ें, है ना। और हम आवाज़ें ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फिर ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है फिर। ओके, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो ना, जैसे हमने जो अभी बनाने को आपको दी थी उसका नाम क्या था, सॉल्ट एंड पेपर। तो हर वेबसाइट के ऊपर जो टैब होते हैं ना, वहाँ पे ये छोटी सी इमेज लगी होती है। अब इसको लोड हो जाने दें, फिर आपको जूम करके भी दिखा देंगे हम, लोड हो जाएगी। आप देखो जूसेस भी लगा दिए उन्होंने, अपडेट हो रही है उनकी। ऑब्वियसली एक रेस्टोरेंट टाइप है तो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। फ्री जूस मिल रहा है। टैग 3 फ्रेंड्स, शेयर दिस पोस्ट, फॉलो और ऑफिशियल वेबसाइट चैनल। मैं मार्केटिंग करी, मुझे ही पैसे मिल जाएंगे। हाँ जी भाई, देखें ज़रा, जब न्यू टैब पे आप उसको खोलते हैं ना वेबसाइट को, तो यहाँ पे ये छोटी सी इमेज आ रही होती है, ठीक है, ये वाली इमेज। तो ये भी हम लगाते हैं। तो अब ये कैसे लगाएंगे, इसको हम कहते हैं फैब आइकन। क्या कहते हैं? फैब आइकन। इसको लगाने का बहुत सिंपल तरीका है। चले हम कोई इमेज जो है लोगों की देख लेते हैं, हमारे पास पड़ी है, नहीं तो हम यही निकाल लेंगे। देख लेते हैं हमारे पास कोई इमेज पड़ी है, चलो ये पड़ी हुई आइकन वाली, इसको हम ले आते हैं पहले फोल्डर के अंदर। फोल्डर मैंने खोल लिया है, इमेजेस का एक फोल्डर बना लेते हैं हम। और आपको पता है सारी इमेजेस जो है प्रॉपर सलीकामंदी से एक फोल्डर के अंदर रखनी चाहिए, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हम ये ले आते हैं। आपकी कुछ भी इमेज हो सकती है ना, मेरे पास ये पड़ी थी, मैंने ये रख ली। तो इसको लगाने का तरीका क्या है कि यहीं पे ना लिंक जैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको मिलता है फैब आइकन। CSS की फाइल यहीं से लगाते हैं ना आप, CSS को करते हैं हम, इसके साथ ही आपको फैब आइकन मिल रहा होता है। बस यहाँ पे करें और href कि भाई कहाँ पे आपका पाथ है, तो हमारे पास के इमेजेस के अंदर ये है, बस इतना सिंपल है, ठीक है। जाकर हम देखें कि वाकई में हमारे पास जो है वो ऊपर हेडर या टैब में जाकर लगी है हमारे पास, ये हमारी वेबसाइट है। अब ये देखें लग गई ना छोटी सी। अब मैं इसको ज़रा आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देख लीजिए लग गई, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सी चीज़ें, कोई इसमें मुश्किल ये लगानी है आपने, छोटी छोटी चीज़ें भी ना आपने करनी होती है वेबसाइट्स पे। अच्छा भाई, एक ये हो गया। और दूसरा ये था कि आप लोगों ने वेरिएबल्स बनाने हो ना, CSS के वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स वैसे प्रोग्रामिंग का टॉपिक होता है, वेरिएबल्स हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, लेकिन CSS में भी होता है। कैसे बनाएंगे हम? ऑब्वियसली एक CSS की फाइल पहले कनेक्ट कर लेते हैं, और कनेक्शन के बाद हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक H1 है, उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और वर्ल्ड इस तरह से लिखा हुआ है। पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर जो है लॉरम मैंने 20 लिख दिए वर्ड्स, सही। उप्स, ये ऐसे नहीं होगा, फिर ऐसे कंटेंट आप ऐसे लिखोगे जी, तो है जल्दी आए मेरे, तो मुझे पता लेगा बस। अच्छा, तो हम क्या लिखना चाह रहे थे कि लॉरम 20 वर्ड्स लिखना चाह रहे थे, तो हमने लॉरम 20 लिख दिया, इसमें कोई मसला। और सिंपल जाके हम नीचे जो है एक H2 बना रहे, कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट लिख रहे हैं हम, ठीक है, हेलो CSS लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि लेट्स सपोज मैंने कलर अप्लाई करना है, H1 के ऊपर भी, H2 के ऊपर भी हो सकता है वो कलर में आगे जाके किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड करने में यूज़ करूँ, हो सकता है किसी एलिमेंट का हम कलर, टेक्स्ट का कलर वो यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार वो जो कलर का कोड होगा या नेम होगा या RGB जो भी तरीका है आपको लगाने का, आपको बार बार वो लाइन जो है कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने कहा कि H1 के ऊपर ना बैकग्राउंड कलर कुछ आप रेड
लगा दो या ब्राउन लगा दो और इसका हेक्सा कोड बना दो। इधर से आके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको बताया 8 GB और ये हेक्सा कोड। ठीक है, लग गया होगा, कोई मसला नहीं होगा। H1 पे जाके उसका बैकग्राउंड ये लग गया। अच्छा, यही कलर मैं चाह रही हूँ कि इसका टेक्स्ट का कलर हो जाए, सही है। तो मैं क्या करूँगी, H2 पे जाऊँगी, फिर उसका जो है कलर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, और ये एग्जैक्ट यही कॉपी करके मैंने पेस्ट करना पड़ेगा, जब जाके एग्जैक्ट यही कलर अप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह से मुझे बार बार जो है वो कलर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा हर तरफ, जहाँ जहाँ मुझे यूज़ करना है। तो ऐसा क्या हो कि भाई आप एक बार बनाकर रख लें, ठीक है, कलर को एक बार बनाकर रख लें, उसका नाम कॉल कर लें, बार बार आपको ये कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कोड का ये आपका कोई मिस हो गया, हैश वगैरह आप रिमूव कर गए, फिर देखोगे सही लिखा नहीं सही लिखा, कॉपी पेस्ट सही हुआ नहीं हुआ। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इंग्लिश का जो वर्ड होता है वेरिएबल, ये ड्राइव हुआ है वेरी से, किससे, वेरी से। और वेरी का मतलब आप लोग जानते होंगे, जानते हैं क्या कहते हैं, ये जो वेरी का वर्ड होता है इसका मतलब होता है वेरी वेरी मच नहीं होता, सो मच वाला नहीं है, ये दूसरा ए आता है इसमें। इसका मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंज हो जाए, म्यूटेबल, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो इसमें आप स्टोर भी कर सकते हो और उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम बनाए इसलिए रहे कि हमने कोई ऐसी वैल्यू जो हर एक एलिमेंट को बार बार देना पड़ रही है और आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो पूरी वेबसाइट में। जैसे कलर्स होते हैं ना, पूरी वेबसाइट में 1-2 कलर्स होते हैं, वो आपको हर जगह नज़र आ रहे होते हैं। तो आपको पता है कि ये जनरली यूज़ होगी ना, इसको आप एक जगह बनाकर रख लोगे और रीयूज़ कर सकते हो। कैसे बनाएंगे इसको हम, आपने क्या करना है, कॉलन के साथ लिखना है रूट, फाइल के टॉप पे लिखना है कॉलन लिखा, रूट लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स बनाए। ठीक है, और वेरिएबल का नाम कैसे लिखेंगे, डबल माइनस या डबल हाइफन, और उसके बाद वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने रख दिया प्राइमरी कलर, ये कोई भी रख सकते हो। ठीक है, जो आपका दिल करे। अच्छा, इसमें मैंने ये कलर कोड रख दिया कि भाई मैंने बोल दिया कि एक वेरिएबल होगा जिसका नाम प्राइमरी होगा और उसमें ये मैंने जो है वो कलर रख दिया। ठीक है, इस तरह से एक बार इसको बना के रख दिया। आप किसी को ये वेरिएबल यूज़ करना है ना, ये वाला कलर यूज़ करना है, तो वो इस वेरिएबल का नेम कॉल करेगा। ठीक है, जब वो ये नेम कॉल करेगा तो इसके पीछे जो वैल्यू रखी हुई है वो यूज़ हो जाएगी। कैसे होगी भाई, अब मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैंने वेरिएबल बनाकर रखा है। वेरिएबल को कैसे यूज़ करना है, वार का एक फंक्शन होगा। ठीक है, इसके अंदर देखें सजेशंस भी दे रहा है आपको कि प्राइमरी के नाम से एक वेरिएबल है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब मैंने जाकर देखा कि वाकई में प्राइमरी जो इसका वेरिएबल का नाम था, बिहाइंड द सीन ये कलर की वैल्यू रखी हुई है ना, तो क्या वाकई में कलर अप्लाई हो रहा है, देखिए कलर अप्लाई हो रहा है। और मैंने कहाँ पे किया था, यहाँ पे, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, वार का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर ये पास कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ कलर्स नहीं, कुछ भी वैल्यू आपको लगता है, मार्जिन पैडिंग है, कुछ इस तरह की वैल्यू है जो हर जगह आपको यूज़ करना पड़ी है बार बार। जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक लेट्स सपोज कस्टम मार्जिन के नाम से एक वेरिएबल बनाया मैंने, और उसमें मैंने ना असाइन किया वैल्यू 100 पिक्सल। ठीक है, अब ये कस्टम वेरिएबल जो मेरे पास है, वेरिएबल का नाम कस्टम मार्जिन, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ यही वाला मार्जिन यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, तो मार्जिन की प्रॉपर्टी तो वही जाएगी। इसके अंदर आप बार का फंक्शन ऐसा कॉल करोगे और इसको ये वैल्यू दे दोगे, तो बिहाइंड द सीन इसको क्या मिल रहा होगा, 100 पिक्सल। अब मैं जाकर देखूँ क्या वाकई में H2 के ऊपर मार्जिन लगा है, देखें लग तो रहा है, वैसे हम फिर भी चेक कर लेते हैं, इसको इंस्पेक्ट करिए, ये सारा मार्जिन ये देखें लग रहा है। ओप्स, गिरा, नीचे थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, ये क्या है, मार्जिन है। तो आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि कलर्स होंगे, कोई भी आपको लगता है कि वो वैल्यू आपको बार बार यूज़ करना पड़ रही है, तो आप इस तरह से सिंटेक्स से बना सकते हो। सिंटेक्स क्या है, आपने कॉलन लगाना है, रूट लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारे वेरिएबल्स के नाम और उस पर जो वैल्यू रखवाना चाह रहे हो ना आप वो रख सकते हो। और अब जब इसको यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, वार का फंक्शन है, वार के फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल का नाम आपने पास करना है। आसान है और ये यूज़ होता है क्योंकि 1-2 कलर होते हैं पूरी वेबसाइट पे आपको हर जगह दिख रहे होते हैं, तो वेरिएबल्स हम उसके लिए बना लेते हैं। सही, इसमें कोई मसला, कोई सवाल? अच्छा भाई ये बताएं, उसके बाद फॉन्ट यूनिट्स मैंने आपको पढ़ाया, फॉन्ट यूनिट्स पिक्सल, परसेंटेज, VH, VW, EM, रैम, ये नहीं पढ़ा हमने, चलेंगे इसको भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपको पता है पिक्सल्स क्या होते हैं, पहले बता चुके हूँ कि स्क्रीन के छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, आप 100 पिक्सल फॉन्ट साइज दे दो तो 100 डब्बे जो है वो घेर लेता है। लेट्स सपोज H1 का जो है फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं कि इसको हम दे रहे हैं फॉन्ट साइज 100 पिक्सल। ठीक है, तो जाकर हम देखें इसका फॉन्ट साइज 100 पिक्सल हो गया ना, यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है 100 पिक्सल इस तरह से। सही, तो पिक्सल क्या होता है, ये फिक्स होता है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं था, मतलब किसी भी डिवाइस पे आप खोलेंगे ना आपको ये 100 पिक्सल ही दिखेगा, चाहे मोबाइल पर खोलो आप उसको, टैबलेट पे, लैपटॉप पे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, एक होता है परसेंटेज।
कौन सा? परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज समझने के लिए हम एक डिव बना लेते हैं, इसको मैं कमेंट करूँ ताकि आपको पहले आइडिया हो जाए। एक डिव है, सही, और उस डिव को मैंने खाली छोड़ा हुआ है, सिंपल, और उस डिव को मैंने बोला है कि इसकी विड्थ ना ये चलो बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए पर्पल, ठीक है। क्या मुझे दिखेगी डिव अभी? क्या लगता है दिखेगी? नहीं, जब तक कि हम, आपको पता है एक खाली डिव को विद और हाइट नहीं दे देते, वो नहीं दिखती। मैंने कहा विद 100%, अब दिखेगी? अब दिखेगी? नहीं, हाइट भी देनी पड़ेगी, बिल्कुल खाली कंटेंट भी नहीं है उसमें। मैंने कहा हाइट इसको जरा दे देना 100 पिक्सल, अब दिखेगी? अब तो दिखनी चाहिए ना, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने लिखा है एक पिक्सल में, एक परसेंटेज में, ठीक है। विद मैंने इसको कितना दिया? 100%। तो 100% कितना होता है? पूरी स्क्रीन का। ये जो ऊपर से आपको स्पेस दिख रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये ब्राउजर की तरफ से, तो इसको भी हम खाली कर लेते हैं हाथ के हाथ। इसको कैसे करते हैं हम? स्टाइल के साथ M0 + T0, ठीक है, मार्जिन पैडिंग 0 0, सही है, वो चला गया स्पेस। तो ये 100% पूरी स्क्रीन का होता है, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है कि आपके जो डिवाइस होती है ना, उसकी जो पूरी स्क्रीन 100% है, अगर आपने इसमें विड्थ करना है ना, लेट्स सपोज मैं इसको बोलूँ कि भाई 100 ही होना चाहिए, 50 होना चाहिए, तो स्क्रीन का ये कितना विड्थ ले लेगा? हाफ, ठीक है, देखिए हाफ ही ले रहा है, सही। और ना सिर्फ ये डेस्कटॉप पे, बल्कि जिस भी स्क्रीन पे ये जा रहा होगा उस पर ये हाफ ही ले रहा होगा। देखें, ये रिस्पॉन्सिव है थोड़ा सा कि भाई हर जो स्क्रीन है उसका ये हाफ ले रहा है, ठीक है। फिक्स विड्थ नहीं है इसकी। जैसे पिक्सल में क्या होता है कि आपने 100 पिक्सल लिख दिया तो 100 पिक्सल आपको सारी डिवाइस पर नजर आएगा। ये थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव है, ये डिवाइस के अकॉर्डिंग जो उसको स्क्रीन मिल रही है ना, उसका हाफ ले रहा है, 50%, ठीक है। तो परसेंटेज हम जो है ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, पिक्सल से हम अवॉइड करते हैं कि वो पिक्सल परफेक्ट नहीं होता रिस्पॉन्सिवनेस में। तो हम ये परसेंटेज वाली चीज़ हो गई, ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने जैसे अभी देखा, हमने वो कार्ड्स बनाए थे ना, मैंने कहा था 30% इसको दे दो, 30% उसको दे दो, 30%, क्योंकि परसेंटेज से काफ़ी बेहतर होता है कि जब स्क्रीन आपकी रिसाइज होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो साइज को इन्हेंस कर रहा होगा या कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप पिक्सल में दे दें ना, पिक्सल में बहुत ज़्यादा लेआउट ख़राब हो जाता है। तो ये वाली चीज़ हम विद वगैरह में ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, और क्या होता है कि भाई इसमें फॉन्ट वगैरह में ना EM RAM करके यूज़ होता है। जैसे आपने H1 बनाई थी, अब फॉन्ट समझने के लिए हम H1 पे जाएंगे। परसेंट वाली चीज़ जो है ना यहाँ पर बेहतर थी, तो मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। अब H1 पे दोबारा हम जा रहे हैं कि मैंने उसको फॉन्ट साइज दिया था 100 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, मैं इसको दूँ 100 पिक्सल की जगह, इसको मैं दूँ 2EM। ये EM क्या चीज़ है? EM। अच्छा, EM हो गया, RAM हो गया, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, उसको हम देखते भी जाएंगे, फॉलो भी करते जाएंगे, ताकि वो विजुअलाइजेशन उन्होंने दी हुई है ना, वो उससे ज़्यादा समझ में आएगी। उसका एक नाम था ना CSS स्ट्रिक्ट के नाम से, उनकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होती है। लेंथ यूनिट्स, यहीं से हमने फ्लैक्स बॉक्स भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे, इसमें उन्होंने बताया हुआ है, ड्रॉ करके बताया हुआ है, ड्राइंग्स के थ्रू हम समझ लेंगे। अच्छा, मैं ये बता रहे हैं कि भाई आपके पास क्या है, फॉन्ट साइजेस वगैरह, ये नहीं, परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज देखिए, पढ़ के बताएं जरा, परसेंटेज क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज वैल्यू सच एज सेटिंग, ठीक है। फॉन्ट साइज इनका 150, मतलब ये पेरेंट के अकॉर्डिंग भी चलते हैं। एक आपने डेव बनाई हुई है, उसके अंदर आपने कोई इसका चाइल्ड रखा हुआ है। जैसे मैंने कहा था कि अगर एक इमेज है, उसका डेव को आप साइज दे दो और इमेज को बोलो कि अपने पेरेंट का 100% ले ले, तो बिल्कुल वो इमेज बॉक्स के अंदर आ जाती है। तो वो भी बता रहे हैं आपको कि जो परसेंटेज है ना, वो रिलेटेबल किसके होती है? अपने पेरेंट के रिलेटिव होती है, ये बता रहे हैं आपको। अच्छा भाई, EM क्या होता है? EM के बारे में पढ़े जरा आप लोग, 3 लाइन लिखी हुई, पढ़ के समझ में आ जाएगा। किसके ये फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग चलेगा? पेरेंट के, ठीक है। लेट्स सपोज अगर इन्होंने बताया कि H2 है, सही है, और उसको एक डिव के अंदर है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि उसके जो पेरेंट है ना, कंटेनर को, उसको 16 पिक्सल आपने उसका फॉन्ट साइज दे दिया, सही है। अब आप बोले पैराग्राफ को 1EM, तो ये अपने पेरेंट का लेगा ना, तो 1EM का मतलब है 16 पिक्सल ही ले रहा होगा, ठीक है। और अगर हम 2EM कर देंगे तो 16 × 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 32। इसको हम प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, एक पेरेंट टू चाइल्ड कनेक्शन बनाया हुआ है। तो हम इसमें ही कर लेते हैं कि एक डिव है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास जो है H3 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, उप्स, ठीक है, डिव है, उसके अंदर H3 रखा हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला कि डिव को अगर आपको इस दे रहे हो ना फॉन्ट साइज, तो मैंने कहा भाई इसको फॉन्ट साइज हम 100 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। तो पेरेंट का साइज कितना हो गया? फॉन्ट साइज 100 पिक्सल।
अब हम कह रहे हैं कि डिफ के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ है, क्योंकि पैराग्राफ मैंने बाहर भी बनाया है, मैं चाह नहीं रही कि उसको मैं टारगेट करूँ, तो मैंने पेरेंट टू चाइल्ड कनेक्शन कर दिया। कोई मसला इसमें? डिफ के अंदर जो पैराग्राफ है ना, हमने उसको सिलेक्ट किया है। हम कह रहे हैं उसका फॉन्ट साइज ना 1 EM हो जाए। तो आपको क्या लगता है पैराग्राफ का कितना साइज हो जाएगा? फॉन्ट साइज 1 का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा? 100 ही होगा। ठीक है, तो हम जाकर कैलकुलेट करते हैं अपनी वेबसाइट पे कि वाकई में ऐसा हुआ कि इस डिफ के अंदर H3 के अंदर मैंने कंटेंट नहीं लिखा कुछ। सही। अच्छा, अब हम देख रहे हैं, जरा जूम तो नहीं किया हुआ? हाँ, जूम भी किया। तो अब हम हाइट मैंने कम की हुई, उसको छोड़ो, अभी हम किस पे फोकस करें? फॉन्ट साइज के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि डिफ का हमने रखा था 100 पिक्सल, तो अगर तो इसकी चार्ट का साइज जो है वो हो रहा है 1 EM, ये बता रहा है 1 EM, तो पिक्सल में इसको होना चाहिए 100 पिक्सल, लेकिन ये कितना हो रहा है? 117 हो रहा है। ऐसा क्यों भाई? इसका साइज कितना हो रहा है? 117। हाइट वगैरह एक मिनट हटा देते हैं, ऑटो कर देते हैं हाइट को, हाइट की वजह से इशू तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने तो 100 दिया है ना, 1 EM होना चाहिए इसका 100 पिक्सल, तो 117 कहाँ से ऐड हो रहा है? क्या लगता है? इस डिफ का हमने किया है फॉन्ट साइज 100 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ का क्या है? 100 पिक्सल। तो H3, ओके, मैंने H3 सिलेक्ट करना था ना, आई गेस मैंने पैराग्राफ में लिखा है H3 लिखना था। सही, डिफ के अंदर क्या है? H3 है। सही, पैराग्राफ पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने पैराग्राफ लिख दिया। हाँ, H3 का होना चाहिए फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, हो रहा है। सही, तो ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है कि पेरेंट का 100 पिक्सल था, तो 1 EM का मतलब है कि इसने भी 100 पिक्सल ले लिया। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो वैसे नहीं आप लिया। अच्छा भाई, तो अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो अब कितना हो जाएगा? पेरेंट का कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 200 पिक्सल। तो अब जाकर देखें हम 200 ही हो रहा है। सही, अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, जो भी इसके पेरेंट का साइज है, अगर आप 2, 3 नंबर पास करोगे तो मल्टीप्लाई होकर ही अपने आप को उतना फॉन्ट साइज दे रहा होगा। ये बात क्लियर है? इसमें कोई मसला? अच्छा, जो बाय डिफॉल्ट ना, जैसे हम बोले कि भाई डिफ का भी तो कोई ना कोई साइज होगा, नहीं तो हम दे रहे हैं, अगर हम ना दें तो इसका भी कोई ना कोई साइज होता है। जाकर हम देखें डिफ का एक्चुअल में जो ब्राउजर की तरफ से साइज मिलता है ना, फॉन्ट साइज, वो कितना होता है? 32 पिक्सल होता है। जैसे H1 भी होता है, पैराग्राफ भी होता है, तो इनके डिफॉल्ट साइजेस भी होते हैं। शुरू में आपको कोई ना कोई जो साइज से दिखता है ना, तो HTML में वो सेट होता है कि देखिए इसका कितना है? 32 पिक्सल। तो अगर मैं कहूँ कि भाई इसको मैंने H2 को जो ना 2 EM का है, तो कितना हो गया? 32 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा भाई? अच्छा भाई, डिफ का कितना है? डिफ का 16 है, पेरेंट का कितना है? बाय डिफॉल्ट 16 है, और अगर मैंने H3 में 2 EM रखा है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 32। अब हो रहा है। सही है, मतलब डिफॉल्ट वाली जो सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग भी चाइल्ड मल्टीप्लाई कर रहा है, और अगर आप खुद से देना चाह रहे हो तो जब भी वो मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब उसका काम क्या है कि पेरेंट का जो फॉन्ट साइज है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके अपने आप को फॉन्ट साइज देना। ये बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है दूसरा वाला फॉन्ट साइज है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, रैम। अच्छा भाई, रैम पढ़े ज़रा, रैम क्या कहते हैं? रूट एलिमेंट, HTML एलिमेंट पे डिपेंड करता है ये। सही, ये पेरेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ये जो आपका रूट होता है ना, HTML का टैग होता है, उसमें अगर आपने चीज़ें डिफाइन की हुई ना, ये उसके अकॉर्डिंग चल रहा होगा। ठीक है। अच्छा भाई, हम देखते हैं HTML का जो टैग होता है हमारे पास, हम खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में HTML का टैग चल रहा है ना, ये वाला, इसको आप टारगेट कर सकते हो। तो रैम वाला चलता ही इसके अकॉर्डिंग है। मैंने कहा कि इसका जो फॉन्ट साइज होना चाहिए ना, वो हम कर देते हैं 16 पिक्सल। ठीक है, पूरे HTML का मैंने साइज कितना कर दिया? 16 पिक्सल। और मैंने कहा कि भाई इसको ना रैम कर दो। तो अब ये डिफ की बात मानेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये रैम है। रैम किसकी बात मानेगा? जो HTML चीज़ें डिफाइन है ना, उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा होगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? हिसाब लगाओ। 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? टेबल याद नहीं, कैलकुलेशन कर लेते भाई। 80 हो जाएगा। देखो बच्ची ने बता दिया 80 हो जाएगा। ठीक है, जाकर हम देखें, अब ये 80 होना चाहिए अगर ये HTML के अकॉर्डिंग चल रहा है तो हम देखें H3 का साइज 80 हो रहा है। ये देखें 80 पिक्सल। सही, तो आप जो है रैम यूज़ करेंगे तो ये किसी पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। रूट एलिमेंट जो आपका HTML में चीज़ें डिफाइन है, ये उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो EM और रैम में क्या डिफरेंस समझ में आया? आप चाह रहे हो ना कि पूरी बॉडी पूरे HTML में ना एक फॉन्ट साइज फिक्स हो जाए,
सब एलिमेंट्स का वो हो जाए, तो आप HTML में जाकर उसको डिफॉल्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा होता है समटाइम्स कि आप चाह रहे हो कि जितना भी मैंने टेक्स्ट लिखा है उनका सबका एक ही फॉन्ट साइज होना चाहिए, तो पूरी HTML में जाकर हम जो है ना इस तरह से फॉन्ट साइज बना देते हैं। कहीं हमने डबल करना है तो फिर रैम के थ्रू हम उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सही हो गई सवाल? अच्छा भाई, रैम में और EM में क्या डिफरेंस है? जो आपका EM होता है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग चल रहा होता है उसका फॉन्ट साइज, और जो आपका रैम होता है वो जो आपका रूट एलिमेंट है HTML उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है, और जो परसेंटेज है वो विद वगैरह में डिवाइस की जो स्क्रीन होती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा रिस्पॉन्सिव होता है। परसेंटेज हम फॉन्ट यूनिट्स में इतना यूज़ नहीं करते। जो रैम हो गया, EM हो गया, पिक्सल समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं, तो ये वाली चीज़ ना फॉन्ट साइजेस में यूज़ हो रही होती हैं। बाकी जो मैंने आपको परसेंटेज वाला बताया है ये एलिमेंट की विड्थ देनी हो तो इसमें ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, और दो हमारे और भी रह गए कि हमने क्या करना है कि ये जो ये डिव है हमारे पास, हम चाह रहे हैं पूरी स्क्रीन पे छा जाए, मतलब पूरी स्क्रीन की विड्थ भी आनी चाहिए, जितना आपको दिख रहा है ना स्क्रीन का पार्ट जितना दिखता है इसको कहते हैं व्यू पोर्ट। ये जो पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है ना, वाइट स्पेस पूरी जितना भी एरिया आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? व्यू पोर्ट। तो दो यूनिट्स हमारे पास होते हैं VW, व्यू पोर्ट विड्थ, और दूसरा होता है व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि स्क्रीन का कितना हिस्सा आपको मिलना चाहिए, तो आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे परसेंटेज में भी हमने किया था ना कि डिव को मैंने कहा 50%, अगर मैं इसको बोलूँ 100 VW, इसका मतलब क्या होगा? पूरी स्क्रीन का जितना आपको हिस्सा दिख रहा है उतना ये घेर लेगा, जो कि घेर भी रहा है। सही है। अच्छा, क्या ये रिस्पॉन्सिव होगा? जैसे हमने परसेंटेज में देखा था ना, हर भी डिवाइस को जो जा रहा था उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को जो है 50% कर रहा था। तो ये काम तो वैसे ही कर रहे हैं, परसेंटेज की तरह कर रहे हैं ना कि पूरी स्क्रीन का हाफ ले रहा है, जितना आप उसको डिवीजन देना चाह रहे हो उतना ले रहा है। अगर हम जाकर देखें कि वाकई में ये परसेंटेज की तरह रिस्पॉन्सिव है, तो हम देखें ज़रा सब डिवाइसेस पर ये 50% दे रहा है, लगता है हो तो रहा है, देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी रिस्पॉन्सिव होता है। अच्छा, और साथ साथ आपने क्या करना है कि भाई इसको फुल दे देते हैं, हम 100 दे देते हैं, परसेंटेज की तरह 100 दे देते हैं इसको, और हाइट में भी दे सकते हैं इसको। जैसे विड्थ दिया तो हाइट के लिए क्या है? 100 VH का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट। जितनी आपको स्क्रीन की हाइट दिख रही है ना, पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है, जितना पार्ट आपका व्यू हो रहा है, तो ये पूरी इसकी विड्थ भी पूरी हो गई है और हाइट भी पूरी हो गई है। तो इस तरह से आप व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, परसेंटेज हाइट जो है ना परसेंटेज में नहीं लगा सकते ना, क्योंकि आपको बताएं कि हाइट कब बढ़ती है, हम हाइट जो है कंटेंट ऐड करते रहते हैं तो वो नीचे जो है ऐड होता रहता है, स्क्रॉल बार जब आता है। हाइट को हम फिक्स नहीं करते हैं, कंटेंट के हिसाब से वो खुद ही अपने आप को फ्लेक्सिबल करना होता है। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया, व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ ये यूज होते हैं। ठीक है, ये यूज होंगे, ये भी विड्थ वगैरह में देने यूज होंगे। फॉन्ट यूनिट्स में इतना यूज नहीं होते हैं। फॉन्ट यूनिट्स में कौन से हो गए आपके? पिक्सल हो गए, रैम हो गया, EM हो गया। ठीक है, बाकी जो परसेंटेज है VH है और VW है, ये विड्थ वगैरह आपने देनी हो एलिमेंट की तो वहाँ ज़्यादा यूज होंगे। सही, क्लियर हो गए? ये सारे डिफरेंसेस वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, और ये आर्टिकल आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, व्यू पोर्ट का भी बता रहा है, प्रैक्टिकली भी इसने दिया हुआ है, देखो एलिमेंट्स को बना के भी दिखाया हुआ है, तो ये वाली डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फैब आइकन हो गया, वेरिएबल्स का टॉपिक हो गया, यूनिट्स हो गया। ठीक है, अब करते हैं मज़ेदार चीज़ें, एनिमेशंस और ट्रांजिशंस। एनिमेशंस आप लोगों ने देखी होगी, एनिमेटेड GIF होती है व्हाट्सएप पे, वो एक स्टिकर होता है, वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीज़ें आपने ऐड करनी है ना, बातें कौन कर रहा है, तो फिर आप कैसे करोगे? अगर अच्छा हम बैठ के एनिमेशन नहीं बनाएंगे, हम डेवलपर हैं, हमें सिर्फ लगानी आनी चाहिए। ठीक है, हम बैठ के करेंगे नहीं, कि हम इसकी भी एक अलग से स्टडी होती है कि एनिमेशंस बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, इसकी भी अलग से फील्ड होती है। वो बैठ के ना बिल्कुल देख रहे होते हैं कि इतनी देर में ये मूव होगा, सारी उनकी कैलकुलेशन होती है, पूरा ग्राफ वगैरह होता है। हमने वो नहीं करना भाई, उसके पीछे तो मैथ्स से पढ़नी पड़ती है। हमें क्या होगा कि हमारे पास लाइब्रेरीज होंगी, बनी बनाई चीज़ें होंगी, हम उनको उठा के यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एक बड़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरी है animate.style, क्या नाम है इसका? animate.style। इसके नाम से आप सर्च करेंगे, ये डायरेक्ट आ जाएगी आपके पास animate.style। ठीक है, अच्छा ये क्या है कि देखो इसमें काफ़ी सारी ना सजेशन दी हुई हैं, सॉरी एनिमेशन दी हुई हैं, डार्क मोड पे लगा लेते हैं। अच्छा, बाउंस वाली है, इसमें फ्लैश वाली है, इस तरह की एनिमेशंस, शेकी करना हो आपने, स्विंग करना हो, टड़ा करना हो। ठीक है, सारी एनिमेशंस आप लोग अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक लाइब्रेरी है, एक बनी बनाई चीज़ आपको मिल रही है, उसको यूज़ करना है हमने। अच्छा भाई, तो ये स्टाइल आपको दे रहे हैं कि भाई इस तरह के आपको मिल जाएंगे, इस तरह के मिल जाएंगे। सही, अब हम देख रहे हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए जो भी किसी की बनी हुई चीज़ होती है ना,
तो उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन होती है कि जिसने बनाई है उसने लिखा हुआ था कि भाई इसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर हम उसको पढ़ लें, थोड़ी देर समझ लें, तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं भाई ऐसे इंस्टॉल करो npm, ये हमें नहीं पता, हम ये कर भी नहीं रहे, हम ये वाला कर सकते हैं, ये हम जानते हैं कुछ, क्या हेड के अंदर लिंक का टैग लगा सकते हैं। तो हमने इस टैग को कॉपी किया और जाके हेड के अंदर इसको लगा दिया, ठीक है, इतना कनेक्शन बना दिया हमने CDN के थ्रू। इसमें कोई मसला, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा भाई ये कनेक्शन बन गया। वो कह रहे हैं आपने यूज़ कैसे करना है कि आपको जो ना एक क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, इसकी क्लासेस बनी हुई है, आपने वो क्लासेस को यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा वो बता भी रहा है कि भाई आपने ना हर क्लास से पहले एनिमेट अंडरस्कोर, ठीक है, ये लगाना नहीं भूलना, ठीक है, मतलब एनिमेट अंडरस्कोर आएगा, इसके बाद जो भी आपके एनिमेशन का स्टाइल है ना, बाउंस वाली है, शेकी वाली है, उसके बाद कोई क्लास आएगी, ठीक है। तो एनिमेट अंडरस्कोर प्रीफिक्स जो है वो तो आएगा ही आएगा, सही है। अब हम ये वाली उठाकर लगा लेते हैं, सिंपल जो उसने दी हुई है, देखते हैं अप्लाई हो रही है। अच्छा भाई जिस भी एलिमेंट की क्लास हम पास करेंगे उस पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस H3 पे ही हम कर लेते हैं, इसमें मैंने क्लास पास की, अब देखते हैं वाकई में ये बाउंस हो रही है क्या। तो हमारी वेबसाइट ये है, रिफ्रेश किया, ये देखो थोड़ी सी बाउंस हो रही है ना, सही है, बाउंस हो रही है, ठीक है। इस तरह से अगर आप दूसरे स्टाइल लगाना चाह रहे हो तो अब दूसरे स्टाइल हम लगाते हैं कि भाई हमें थोड़ा और मज़ा करना है, ये तो बहुत लाइट सा था, ये वाला कुछ लगाना चाह रहे हैं। कॉपी किया, सही, कॉपी करने के बाद देख रही है मुझे पेस्ट क्या करके दे रहा है, ये चीज़ पेस्ट करके दे रहा है, ठीक है। तो मैंने एनिमेट अंडरस्कोर वाली क्लास ये नहीं हटानी, उसने कहा था ये लगा के रखना हर क्लास में, इसका स्टाइल चेंज कर देना, आप ऐसे कर देना, ठीक है। अच्छा 2 बार हो गया एनिमेट अंडरस्कोर, लगा कर देखती हूँ कि चलेगा, ये मैंने 2 बार कर दिया, आई गेस 2 बार हो गया। तो एक बार हम हटा लेते हैं, चला नहीं, तो भाई इसको हम कैसे करें, यहाँ पे आई गेस मुझे लगाना चाहिए था, सही है। अब देख लें, हाँ अब सही, ठीक है। तो आप ये वाली क्लास को खराब नहीं कीजिएगा, इसके बाद जो ये वाली आ रही है जो भी वो कॉपी करके दे रहा है तो यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब एनिमेशन अप्लाई हो रही है, रिफ्रेश किया मैंने, तो देखें अब ये ऐसा आ रहा है जैसे स्टाइल था वैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये आप यूज़ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं ना, वेबसाइट्स बना रहे हैं, उसमें एनिमेशन आप ऐड भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही आपकी वेबसाइट खुलती है, रिफ्रेश होता है कोई, तो ये एनिमेशन जो आपने ऐड की वो सब दिख रही होंगी। इसके अलावा जो भी आपको पसंद आए आप देख सकते हैं, ठीक है। हिंग के नाम से ऐसे मिल जाएगी तो ऐसे मिल जाएगी, जो भी स्टाइल आपको समझ में आए। अच्छा सिर्फ ये नहीं है, बाकी और भी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे अभी हमें बहुत सारे कम स्टाइल मिल रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि और भी हमें कोई अच्छी चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो, एनिमेट CSS लाइब्रेरीज, तो बहुत सारी आपको मिल जाएगी, एनिमिस्टा मिल जाएगी इस तरह की। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे आप, कि हर एक वेबसाइट को जो ना लाइब्रेरी को यूज़ करने का अपना तरीका होगा। जैसे अभी हमने जो तरीका देखा, उसने कहा था भाई कि CSS की जो है क्लास ऐड करना, अच्छा भाई ठीक है हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कोई और हमने लाइब्रेरी यूज़ करनी हो ना, एनिमिस्टा, ये देखते हैं ये कैसे यूज़ करनी पड़ेगी हमें, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हमें चीज़ को देखना पड़ेगा फिर यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्ट जो है हर एक तरह से कोई भी यूज़ नहीं होगी। स्टार्ट किया, अच्छा भाई ये कह रहे हैं भाई इस तरह के आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, फ्लिप वाली, स्विंग वाली, इस तरह से, ठीक है। अच्छा चलो हमें ये समझ में आ रही है इस तरह की, या रोटेट कर लेते हैं। तो हमने यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे कोड दिया हुआ है आपको, तो ये बता रहे हैं कि भाई आपने क्या करना पड़ेगा कि ये सारा कोड ना CSS की फाइल में रखना पड़ेगा, और जिस भी एलिमेंट को आप लगाना चाह रहे हैं तो ये क्लास आपको पास करना पड़ेगी। चलो हम लगा कर देखते हैं, हमने कॉपी CSS किया, जो भी उसने मुझे कोड दिया था CSS की फाइल में ले जाकर मैंने रख दिया इस तरह से, ठीक है। अब कह रहे हैं मुझे कि भाई जहाँ पर भी आपने ये अप्लाई करना है, कॉपी की फ्रेम्स भी करना है, पूरा का पूरा ही करना है, ठीक है। जस्ट मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। वो कह रहे हैं अब जहाँ पर भी अप्लाई करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, डॉट रोटेट स्केल अप। तो मैं कहती हूँ चलो ये जो है ना, इसके नीचे हमारे पास एक H1 है, ठीक है, एनिमेशंस हमने लिखा हुआ है इसके ऊपर, एनिमेशंस, इसके ऊपर हम ये अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो क्लास का नाम क्या था, ये था रोटेट स्केल अप। जाकर हमने देखा तो अप्लाई हुई क्या, एनिमेशंस, हाँ क्लास दी है ना, तो क्लास बनी हुई है, बनी हुई, एक मिनट, नहीं क्लास ओके वाली CSS नहीं लिखी मैं, उसने ये फ्रेमवर्क्स बनाए, ये पूरी एनिमेशन लिखने के लिए किया है इसने, ठीक है। जो पहला वाला कोड था ना ये भी लगाना पड़ेगा, सही है। अब ये लगेगी CSS, देखो जो उसने मुझे दिया था रोटेट वाला, अब वो चल रही है। तो हर एक का बताना चाह रहा हूँ तरीका डिफरेंट होता है। उसने मुझे कहा था ये कोड रखो CSS की फाइल में, फिर क्लास यूज़ करो, तो इसका तरीका अलग था,
इससे पहले जो हमने यूज़ किया उसने मुझे वैसे दिया था। तो हर एक का डिफरेंट तरीका हो सकता है, तो हमने थोड़ा सा उसको देखकर इस्तेमाल करना होता है। ये बात क्लियर है? इसमें कोई मसला? अच्छा भाई, अब हमारे पास ये एनिमेशन का टॉपिक भी हो गया। अब लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन। क्या चीज़? ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं सब कमेंट करूँ जी। ये बटन्स पे चलती है? हाँ, सब पे, किसी भी एलिमेंट पे लगाना चाहोगे क्लास पास कर दो चल जाएगी। सही, जिस भी एलिमेंट पे लगाना चाह रहे हो सब पे चल जाएगी। अच्छा क्लास, हमारे पास एक डेव है, सब मैंने कमेंट कर दिया है। नहीं ना, फिर आप लोग कोड वगैरह भी चाहिए होता है। हाँ, ये कोड मेरा कुछ इस तरह से था, रफली होता है, वरना वेबसाइट्स को जो अगर मैं बनवा रही हूँ तो वो मैं देती भी नहीं हूँ आपको, वो फिर आप लोग चीटिंग कर लेते ना। अनकमेंट करके फिर दोबारा करो। अच्छा क्लास, अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म। सही, ये क्या टॉपिक है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक डिव है, तो थोड़ी वहाँ पे रखे ना, एक डिव है हमारे पास, ठीक है। इसको डिव को ना हमने एक डब्बा बनाना है, तो डब्बा कैसे बना सकते हैं, इसको आप विड्थ दो, स्पेसिफिक कोई हाइट दो इसको आप, और कोई कलर पास कर दो, और अगर आपने स्क्वायर बनाना है तो आप सेम जो है हाइट और विड्थ का पास कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। इसमें मैं 100 पिक्सल और इसमें भी 100 पिक्सल, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर रही हूँ रेड। इसमें कोई मसला? एक डब्बा बन जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। अच्छा, मैं चाह रही हूँ, गौर सुनिएगा, मैं चाह रही हूँ जिसके इसके ऊपर जब माउस लेकर जाऊँ ना तो इसका कलर ब्लू हो जाना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई की है, कैसे होगा, होवर से होगा, ठीक है। आपको किस पे लेकर जाना है, डिव के ऊपर लेकर जाना है, तो आपने डिव को टारगेट किया और लिखा होवर, सही है। और आपको बैकग्राउंड कलर ब्लू करना था, आपने कर दिया, ब्लैक नहीं ब्लू करना था, आपने इसको कर दिया। इसमें कोई मसला? अच्छा भाई, तो हम जाकर देखें, इसको हमने कर दिया, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि इसको ना थोड़ा ऐसा करना है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि एलिमेंट को ना बिल्कुल चेंज करना है, मतलब उसको रोटेट कर सकते हैं हम, उसको जूम कर सकते हैं, उसको मूव करवा सकते हैं, और चौथा कौन सा है इसमें कि आप इसको टिल्ट भी करवा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपने करना, जो कलर चेंज करवा रहे हो ना, आपने एलिमेंट को मूव करवाना है, तो अगर आपने एलिमेंट को मूव करवाना है ना तो आपके पास होती है ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, किसके नाम से, ट्रांसफॉर्म। अब देखिए इसमें काफ़ी सजेशंस मेरे पास आ गई, मैंने देखा रोटेट। अच्छा, रोटेट में क्या होता है, डिग्रीज होती हैं, आप मैथ्स में पढ़ते हो ना कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, पूरा कितने का होता है, 360। तो मैंने इसको कहा कि 150 डिग्री से ना इसको रोटेट हो जाना चाहिए, और डिग्री पूरा नहीं लिखा, जस्ट क्या लिखा है, DEG। अब मैं जाकर देखो, इसमें मैंने होवर किया, देखो हो गया रोटेट, हो रहा है ना, सही। तो ये कितने डिग्री से हो रहा है, 150। अगर मैं इसको 90 कर दूँ, या चलो मैं इसको 100 कर दूँ, तो देखते कितना होता है, 100 से इतना हो रहा है, सही। अच्छा, ये दोनों तरफ से हो रहा है, एक्स से भी हो रहा है, वाई एक्सिस से भी हो रहा है। अगर आप चाह रहे हो जस्ट एक्स एक्सिस से हो तो यहाँ पे एक्स भी पास कर सकते हो आप, तो आप देखें एक्स एक्सिस से हो रहा है, ये बस इतना हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको वाई किया तो अब ये वाई एक्सिस से ऐसे होगा, ये देखो वाई से ऐसे होगा, ठीक है। यू हो रहा है, फिर यू हो रहा है, तो ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। अगर रोटेट पास कर रहे हैं तो जस्ट दोनों तरफ से हो रहा है, और अगर एक्स और वाई करने हैं आपको तो अलग अलग भी हो रहा है, इसमें कोई मसला। अच्छा भाई, और क्या होता है इसमें कि भाई रोटेट के साथ साथ ना अगर आपने इसको मूव करवाना, आप चाह रहे हो कि यहाँ पे जब होवर करे तो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ करना चाह रहे हो आप, तो इसके लिए होता है आपके पास स्केल नहीं, उसका नाम क्या है, स्क्यू, ठीक है, स्क्यू। मैंने इसको कहा स्क्यू हो जाना 200 पिक्सल, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, होवर किया। अच्छा, होवर करने के बाद पिक्सल ही पास करना है, बदले डिग्री पास करना होता है। अच्छा भाई, ये मुझे कैसे पता भाई पिक्सल पास करना है, डिग्री पास करना है, मुझे भी याद नहीं रहता, तो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या होता है। जो ट्रांसफॉर्म वाली चीज़ें होती हैं वो देखकर हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी भूल जाता है कोई मसला नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमें बता देगा भाई किस में क्या पास करना है। आई गेस वो वाला आर्टिकल खोल लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है, एमडीएन डॉक्स। देखो ये बता रहे कि जो है ना इसमें ट्रांसलेट होता है, ये होता है, ठीक है ठीक है, डिग्री। अच्छा, ये वाले डॉक्यूमेंटेशन से बेहतर हम ये वाले देखें। अच्छा, कह रहे हैं मैट्रिक्स से क्या होगा, डिस्क्राइब अ होमोजीनियस 2D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। भाई काफ़ी कुछ मैथ्स होती है। सर हम देखते हैं रोटेट वाला, रोटेट वाला समझ में आ गया।
इसमें 3D भी होता है। 3D आपको पता है 3 एक्सिस होते हैं। ये हैदरी की जो है ना तरफ एक कार है, उस तरफ से इस तरह से निकली, वो आपको लगता है कि रियल में, तो जो तीनों एक्सिस होते हैं ना वो क्या लगता है आपको 3D। ठीक है, अच्छा भाई ये पता है हमें स्क्यू से हमने क्या कहा था, स्क्यू करना है। अच्छा स्क्यू से आएगा स्टेलो का, जहाँ तक मुझे अब देखो उसके पीछे कितने मैथ्स होती है, कुछ लगा के ये बनाते हैं। अब हमें इतनी जो है ना इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट ये जानना है कि किसमें क्या वैल्यू पास करनी है। देखो ऐसे भी बनाना है तो इतनी मुश्किलों से उन्होंने मैथ्स लिखी होगी, तो पता नहीं जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई किया है, तो एक डाइस की तरह ना आपको रियल बनाकर दिखाया है। ठीक है, तो खैर हमें इतना नहीं पढ़ना, हम देख रहे हैं कि भाई हमें सिंपल सिंपल कहीं से ही बस मिल जाए कि हमें अप्लाई करने के लिए देखना जो पढ़ रहा है वो हमारा काम हो जाए। अच्छा स्केल से क्या होगा, स्केल लगाकर देखते हैं, कह रहे पहले स्केल अप्लाई करो। इसने दिया भी है, हमें एग्जाम्पल भी दी हुई है कि स्केल से क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा, विल नाउ बी स्केल टू 20 टाइम्स इट्स ओरिजिनल साइज। ठीक है, तो स्केल से क्या होता है कि ओरिजिनल जो साइज है ना उसका, उससे वो 20 गुना ये जितना भी आप पास कर रहे हो वो उतना हो जाएगा। इसके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हम 1 बाय 1 फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, स्केल मैंने क्या कहा, कैसे पास करना है, इसमें 20 करके कोई नंबर पास करना है, मैंने कहा 12, तो इसका जो साइज होगा ना ये अपने साइज से 12 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कब होगा, जब हम इसे होवर करेंगे। अच्छा ये चीज़ें मैं होवर होने पे क्यों अप्लाई करवा रही हूँ, क्योंकि हम जब पहले कुछ चीज़ बनी हुई कुछ और थी, जब होवर करवा रहे हैं जब कुछ और हो रही है। अगर मैं डायरेक्ट लगा दूँगी ना तो आप लोगों को डायरेक्ट होती हुई नजर आएगी, तो ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इस वजह से मैंने क्या करा, होवर लगा दिया। अब हम जाकर देख रहे हैं कि इसमें हमने होवर किया तो ये देखो अपने साइज से 12 गुना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, अगर हम इसको 10 करें कि अपने साइज से 10 गुना ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जब भी ज़्यादा हो रहा है 2 गुना ज़्यादा कर दो भाई, बट डबल होना चाहिए, बस ये भी सही है। सही, ये क्या हो रहा है, अपने स्केल कर रहा है एक तरह से। अच्छा भाई अगर हमने इसको छोटा करना हो तो उसमें क्या इसकी चीज़ है कि इसमें अगर हमने छोटा करना हो, आई गेस 0 होता है, 0 से कम जाओगे आप तो ये हो जाता है 0.5, तो हमने देखा 0.5। हाँ देखो 0 से जब नीचे जाओगे ना तो ये अपने से 0.5 गुना कम हो गया, मतलब हाफ कम हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसको और करूं कि भाई 0 कितना करें, हम इसको 9 करें तो देखते कितना हो गया, इतना हो गया 9, मतलब ज़्यादा है। तो अगर मैं 0 कितना करूँ 1 करूँ उसको, तो ये और छोटा हो जाएगा। ये देखो सही, मूव करके रखना पड़ेगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर 0 से नीचे जाओगे तो ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और अगर आप इसको प्लस में मतलब 0 से अबव जा रहे हो तो इसको स्केल होकर ही आपको दिख रहा है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा स्केल हमने देख लिया, और क्या क्या पास कर सकते हैं इसमें हम, ये बता रहे ट्रांसलेट करके, ये स्केल एक्स वाई से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, दोनों एक्सिस से आप कर सकते हो। अच्छा भाई स्क्यू से देख रहे थे, स्क्यू का क्या करता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करवाता है। ठीक है, इसमें वैल्यू कैसे पास करनी है, हमने डिग्री में पास करनी है, मैं पिक्सल पास कर रही थी। ठीक है, आपको बताना है कि अगर आपने स्क्यू करवाना है ना, स्क्यू का मतलब है मूवमेंट करवानी है आपने, तो हमने पास किया स्क्यू, तो मैंने इसको कहा कि 30 डिग्री, तो देखते हैं क्या होता है स्क्यू से, ये मूव होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, हो रहा नहीं कुछ। स्क्यू तो सही पास किया है, दोनों पास करने पड़ेंगे अगर 2 लिख लो मैं। ओके 360 क्यों लिखा है मैंने, 30 डिग्री, लेट्स सी। ये रिवाब हो रहा है, स्क्यू का मतलब टिल्ट होना, अभी दोनों तरफ से हो रहा है, एक्स और वाई से, क्योंकि मैंने सिर्फ स्क्यू लिखा है ना, अगर एक्स से करवाना होता तो मैं यहाँ पे लिख देती एक्स एक्सिस, तो अब ये एक्स से होना चाहिए। ठीक है, और अगर वाई से हम करवा रहे हैं इसको तो ये वाई से होना चाहिए। भाई गौर करना है आप लोगों ने ज़रा, ये देखो अब ये वाई से हो रहा है, सही। स्क्यू का मतलब है टिल्ट हो जाना। ठीक है, और स्केल का मतलब है जूम इन जूम आउट हो जाना। और क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम, ट्रांसलेट भी आता है कि अगर आपने मूव करवाना है ना, एक एलिमेंट पड़ा हुआ है इसको इतना मूव करवाना है, यहाँ भेजना है वहाँ भेजना है, तो उसके लिए आपके पास ट्रांसलेट आता है। इसमें अगर मैं पास करूँ, इसमें पिक्सल में पास करना है आपने, मैंने लिखा 300 पिक्सल, जाकर हम देखते हैं तो ये देखो। ठीक है, अब वो जल्दी जल्दी मूव हो रहा है इस तरह से, सही है, ओवर किया फटाफट से वापसी भी आ रहा है, दिख रहा है ना, लाइटें दिख रही हैं हम लोगों को। ठीक है, वो 300 पिक्सल मूव हो चुका है, सही। तो बटन पे क्लिक करेगा, बटन भी तो भाग जाएगा। नहीं ये अच्छा बटन पे नहीं होगा, बटन पे क्लिक करने पे नहीं होगा। ये कब होता है कि आपने ना लेट्स सपोज बहुत कोई जो ना चमकीलियाँ वेबसाइट होती है ना, बहुत ज़्यादा एनिमेटेड होती है, सही है, उस पर देखे होंगे आप, जैसे स्क्रॉल करते हो ना चीज़ें इधर से आने लगती हैं, फिर एनिमेशंस होती है, उसमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ होते ही हैं। ठीक है, अच्छा ये जो आप कह रहे हैं मिस ऐसे क्यों हो रहा है, इसको अभी हम साइड करते हैं, ट्रांजिशन से इसको स्मूथ कर देंगे, मसला नहीं है। ठीक है, अभी तो देखो मुझे होवर भी करना पड़ रहा है, तो जब जाके इतनी जल्दी हो रहा है वो,
कि आपको लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ जो है ना वो हो रही है, डिस्को पार्टी। सही है। अच्छा भाई ये समझ तो आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसलेट को मतलब मूव करवाना। ठीक है, अगर मैंने प्लस में दिया तो राइट की तरफ होगा, अगर माइनस में दे दूंगी तो लेफ्ट की तरफ चले जाएगा। इसमें स्केल हो गया, स्क्यू हो गया, ट्रांसलेट हो गया और रोटेट हो गया, ये 4 ही होती हैं। देख लेते हैं जहाँ तक मुझे भी याद आ रही है, ये 4 हो रही होती हैं। ये देखो ये भी हो रहा है, ठीक है, स्क्यू हो रहा है, इन्होंने ऐसे ही बनाया हुआ है, बड़ा सोच सोच के बनाया है। देखो कलर्स भी लगाए हैं, कितना प्यारा प्यारा बनाया हुआ है। ये देखो ऐसे भी बनाया हुआ है, 3 डिग्री से रोटेट हो रहा है वो। अच्छा भाई, तो ये 3-4 तरीके थे जिस तरह से आपने एलिमेंट को मूव करवा दिया, कुछ ना कुछ उसकी जो ओरिजिनल स्टेट थी ना उसको तो आपने चेंज कर दिया। ये बात क्लियर है, इसमें कोई मसला है? अच्छा भाई हम पीछे जा रहे हैं कि जब हमने क्या किया था कि जब ओवर होने पे ना कलर चेंज किया था, तो आप देख रहे हो कलर बिल्कुल ना एकदम से चेंज हो रहा है, स्मूथनेस नहीं है ना इसमें, एकदम से चेंज होता है। क्या अच्छा लग रहा है ये? नहीं ना, हम चाह रहे हैं स्मूथ, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आराम से कलर चेंज हो ना, स्मूथली काम होना चाहिए। तो उसके लिए होता है ट्रांजिशन। क्या होता है? ट्रांजिशन। और ये लगेगा कब? जब एलिमेंट, जिस एलिमेंट पे आप करवाना चाह रहे हो ना उस पर ही लगेगा ट्रांजिशन। इसमें होती है 3 प्रॉपर्टीज कि आपने कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगानी है, और दूसरा होता है कि आपने कितनी देर बाद अप्लाई करवाना है, और तीसरा होता है कि आपने इसकी स्पीड कितनी रखनी है। एक होता है ईज इन होता है, ईज आउट होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। चलो हम करते हैं कि भाई हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करवाना है, सही, और हमने कितने सेकंड के बाद करवाना है, लेट्स सपोज 2 सेकंड के बाद, और हमने ईज करवाना है। बाय डिफॉल्ट ईज ही होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है देखते हैं हम जाके ज़रा। मैंने होवर किया तो देखो 2 सेकंड के बाद आराम से कलर हुआ चेंज, अब हो रहा है स्मूथली, फर्क पता चल रहा है। अच्छा भाई अगर मैं इसका टाइम कम कर दूँ, 1 सेकंड कर दूँ, तो ये जल्दी हो रहा है। डिले करवाने वाली चीज़ यहाँ पे आती है। 5 सेकंड के बाद ये देखो कितने कलर्स आए पीछे, अब जाके आराम से, ये ज़्यादा बेहतर है ना स्मूथनेस। अच्छा अगर मैं चाह रही हूँ कि इसका बॉर्डर रेडियस ना, इसको मैं सर्कल बनाना चाह रही हूँ, तो बॉर्डर रेडियस कितना पास करते हैं? 50%। ठीक है, अब मुझे एक और प्रॉपर्टी भी ऐड करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगा के एक और भी लिखना पड़ेगा कि भाई सेकंड वाली हम बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी लिखी इस तरह से, बॉर्डर रेडियस, सही है, और रेडियस की स्पेलिंग ये है, और इसको भी हम 5 सेकंड के बाद अप्लाई करें, और इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, ईज हो जाएगी। ठीक है, अब जाकर हमने देखा तो ये देखो 5 सेकंड के बाद कलर भी चेंज हुआ है और वो सर्कल बना है, ये देख रहे हो, स्मूथनेस की स्मूथनेस, ये हो सही है। अब ये काम देखो, अगर मैं नहीं लगाती ना ये ट्रांजिशन तो एकदम से वो सर्कल बनता, आपको मजा नहीं आता, तो ये स्मूथनेस होनी चाहिए, तो ये ट्रांजिशन से होगा। अच्छा अब कल को मैंने इसका बॉर्डर भी कुछ और भी अप्लाई करना, वो भी मैं चाह रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई हो, तो मुझे कॉमा लगा लगा के इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिखने से बेहतर क्या है कि मैं लिख दूँ ऑल। ऑल का मतलब है इसके होवर होने पे जो कुछ मैंने होवर पे लिखा है ना सब के सब अप्लाई होना चाहिए। तो मैंने इसको बोला कि 4 सेकंड के बाद ईज हो जाए। ठीक है, अब दोनों प्रॉपर्टीज जो होवर पे, एक तो बॉर्डर इसका बैकग्राउंड कलर है और दूसरा कौन सा है, बॉर्डर रेडियस, अब ये दोनों ही अप्लाई हो जाए खुद से, मुझे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल का मतलब है सभी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा मैं करवा लूँगी थोड़ा नीचे भी आ जाए, मूव भी करवा दे इसको हम, तो मूव करवाने के लिए भी हमने पढ़ा है क्या यूज़ कर सकते हैं हम, ट्रांसलेट। ठीक है, और मैं इसको वाई से करवा लेती हूँ, लेट्स सपोज 400 या 200 पिक्सल, देखते हैं क्या होता है। ये देखो मूव हो रहा है, सही है, तो ये देखो नीचे भी आएगा क्योंकि मैंने ट्रांसलेट करवाया, तो ज़्यादा करवा दिया, कम पिक्सल देना चाहिए, 50 देना चाहिए, लेट्स सी। वाई एक्स से करना चाहेंगे तो इधर जाएगा, वाई से करना चाहेंगे तो नीचे आएगा ना, वाई एक्सिस, तो मैंने वाई से करवाया इसको भी, सही है, ये नहीं, ठीक है, स्मूथली सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं, इसमें कोई मसला। अच्छा ये जो टाइमर है ना, ई इसके कितनी देर बाद होगा, कैसे होगा, इसकी जो है ना एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, ईज इन होता है, ईज आउट होता है, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया। तो हम इसको देख भी लेते हैं, टाइमिंग फंक्शन ट्रांजिशन, तो एक ये वाली ये आएगी जिसमें सारे बता रहे हैं। हाँ जी भाई देखें,
बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ईज वाला होता है। ईज का मतलब है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, ये स्टार्ट तो शुरू में स्लो होगा, बीच में एक्सीलरेट होगा, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मे भी तेज हो जाए, और एंड में जाके क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हम जाकर देखें ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा होता है ईज इन, ये कैसे होता है, स्टार्ट तो स्लो होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके एंड में जाके स्पीड अप हो जाता है। जाकर हम देखें, ये देखो एंड में जाके थोड़ा स्पीड अप हो गया। अच्छा ईज आउट क्या होगा कि ये स्टार्ट तो जल्दी से हो जाएगा लेकिन एंड में जाके क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जाकर हम देखें, देखो एंड में जाके स्लो हो गया, ठीक है। और ईज इन आउट का मतलब क्या है कि स्टार्ट तो जल्दी हो जाएगा लेकिन लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जाकर हम देखें इस तरह से, ठीक है। और ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब है शुरू से एंड तक एक ही स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। उसमें क्या पास करते हो, लीनियर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लीनियर पास कर दूँ, ये जो तीसरा हमारे पास फंक्शन होता है लीनियर, मतलब इसकी स्पीड एक ही होगी, जब स्टार्ट होगा एंड तक जाएगा एक ही स्पीड के साथ ये काम कर रहा होगा। जाकर हम देखें, देखें एक ही स्पीड चल रही है, ना तेज हुआ ना स्लो हुआ, ये एक ही स्पीड से जा रहा है और ये एक ही स्पीड से वापसी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी बताई है उसने, ये स्टेप फर्स्ट, इससे क्या होगा कि जल्दी से ना ये फाइनल स्टेप में चले जाएगा, जंप कर गया ना ये। अच्छा भाई ये क्या होगा, स्टेप एंड, ये कैसे कर रहा है कि ये भी जो है फाइनल स्टेप पे जा रहा है और एकदम से जंप कर लेता है, ठीक है। और ये वाला कैसे करता है, ये देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, हाँ ये तो चल रहा है सीधे चल रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से टाइमिंग फंक्शन है मुख्तलिफ कि आपने अपनी एनिमेशन की स्पीड क्या रखनी है, उसके अकॉर्डिंग इसको आप कर सकते हो। अच्छा हम यहाँ पर अप्लाई करें, स्टेप वाला अप्लाई करें हम स्टेप, उसमें बताना पड़ेगा कैसे कि 4 तक कितने स्टेप जाके एंड होना चाहिए इसको। हमने कहा 5 लिखो ज़रा, यहाँ पे 5 लिखो और एंड कर दो। उप्स 5 सही है, देखते हैं क्या होता है। 2 3 4 5 स्टेप में काम हुआ आपका, सही है। और अगर इसको 10 कर देते 10 भी चलता, देखते हैं। 3 4 5 नहीं, वो कह रहा है बस 5 तक ही है, 10 की वो नहीं होगी शायद, 5 स्टेप में काम हो रहा है, सही है। तो ऐसे भी चले गए, इसका टाइमिंग आप कंट्रोल कर सकते हो, इसमें कोई मसला। अच्छा भाई तो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए, ठीक है। कुछ बड़ी चीज़ पढ़ाई नहीं, आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो पढ़ा दिए, जितना रह गए थे आपके। तो क्लियर है, कोई मसला, किसी में कोई सवाल। अब ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकल करने से आपके दिमाग में और हाथों में आएंगी, सही। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम देती हूँ हर एक प्रैक्टिकल को, हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकल करने के लिए। पहला वाला लगाओ फैब आइकन, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सब 5 मिनट के अंदर ना फैब आइकन जैसे मैंने बताया था वैसे अप्लाई करके दिखा दें, बिल्कुल सिंपल था, आप कर सकते हो। कोई भी इमेज डाउनलोड करो। अच्छा वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, तो लास्ट में हम क्या कहते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।